भारत जोड़ो यात्रा के नए पड़ाव दिल्ली पहुंचने के बाद राहुल समर्थकों की भीड़ के साथ सत्ता के प्रतीक लाल किला पहुंचे, जहां आज की यात्रा खत्म होने से पहले उन्होंने सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि भारत से नफरत को मिटाने की जरूरत है। राहुल ने कहा कि यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का है। आपने ये यात्रा देखी होगी, इसमें आपको हिंसा दिखी? कहीं नहीं दिखी। किसी ने किसी को मारा, किसी ने गाली दी? नहीं। आपने इसमें नफरत देखी? बिल्कुल नहीं। इसमें किसी ने यह पूछा भैया तुम्हारा धर्म क्या है? राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार 24 घंटे डर फैलाने में लगी है। इस दौरान उन्होंने उन शब्दों का भी जिक्र किया जिन पर पिछले दिनों सियासी गलियारों में घमासान मचा है। कुत्ते आए और आपने, अगर आप टीवी देख रहे होते, आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा। इस दौरान उन्होंने टी शर्ट पहनने पर सवाल उठाने वालों पर भी पलटवार किया। दरअसल राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 107 दिन में करीब 3000 किलोमीटर की दूरी तय करके आज दिल्ली पहुंची, जहां कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कड़ाके की सर्दी के बीच राहुल गांधी सफेद टी शर्ट पहने हुए दिखाई दिए। इस दौरान कांग्रेस का झंडा लिए समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। राहुल गांधी तेज रफ्तार में चलते हुए दिखे, जिनके साथ कदमताल करने के लिए समर्थक हल्की रफ्तार में दौड़ते हुए दिखाई दिए। इस दौरान राहुल समर्थकों का अभिवादन करते दिखे। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बच्चे को अपनी पीठ पर भी बैठा लिया। कुछ दूर तक राहुल इस बच्चे को पीठ पर उठाकर चलते दिखे। यात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। बड़ी संख्या में राहुल के साथ पार्टी नेता और आम कार्यकर्ता पदयात्रा करते दिखे। इस दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का पोस्टर लेकर भी पदयात्रा में शामिल हुए। बदरपुर बॉर्डर से सुबह करीब 6 बजे भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। इस दौरान जश्न जैसा माहौल दिखा और महिलाओं ने पारंपरिक डांस करके यात्रा का स्वागत किया। 1 घंटा 40 मिनट में 8.5 किलोमीटर चलने के बाद राहुल गांधी सरिता विहार में विश्राम के लिए रुके। यहाँ राहुल गांधी और यात्रा में शामिल कांग्रेस नेताओं ने चाय पी। सरिता विहार में करीब 50 मिनट के विश्राम के बाद भारत जोड़ो यात्रा दोबारा शुरू हुई। इस दौरान प्रियंका और सोनिया गांधी भी यात्रा में शामिल हुई। दोनों ने राहुल के साथ कुछ देर तक पद यात्रा भी की। इस दौरान प्रियंका गांधी की बेटी भी राहुल के साथ कदमताल करती दिखी। यात्रा में रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल हुए। राहुल के साथ कुछ देर चलने के बाद सोनिया गांधी यात्रा से वापस हो गईं। खुद राहुल ने उन्हें कार में बैठाया। राहुल की यात्रा कुछ देर के लिए अपोलो अस्पताल के पास भी रुकी, जब उनके रास्ते में एक एम्बुलेंस आ गई, जिसके बाद एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए राहुल कुछ देर के लिए रुके। इस दौरान वो साथी यात्रियों से एम्बुलेंस को रास्ता देने को भी कहते दिखे। भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ हमला बोला और अपने ही अंदाज में बीजेपी और कांग्रेस में फर्क समझाया। हम कहते हैं धरोहर और हम मोहब्बत फैलाते हैं। हम एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से गले लगाते हैं, ये हमारा काम है। राहुल ने कहा कि हम आरएसएस और बीजेपी के नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने आए हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने कहा था, आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। इस दौरान राहुल ने दावा किया कि इस यात्रा में सिर्फ मोहब्बत है। करीब 4.5 घंटे चलने के बाद राहुल का काफिला आश्रम चौक पर रुका। इस दौरान राहुल और प्रियंका गांधी ने एक मंदिर में दर्शन भी किए। राहुल के साथ जयराम रमेश और रॉबर्ट वाड्रा ने भी मंदिर में मत्था टेका। आश्रम में विश्राम के दौरान जयराम रमेश और कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यात्रा के आगे का कार्यक्रम बताया। इस दौरान जयराम रमेश ने इशारों में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू को भी यात्रा में शामिल होने का न्योता दे दिया। राहुल की यात्रा का आज 108वां दिन था, इसलिए पवन खेड़ा ने 108 अंक का महत्व भी बताया और इस अंक को राहुल गांधी की यात्रा से जोड़ दिया। 108वां दिन और 108 का महत्व आप लोग सब जानते हैं।
न केवल हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में भी 108 का महत्व। जब नए साल का स्वागत करते हैं तो बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटी बजाई जाती है। देश भर में कोरोना अलर्ट के बीच भारत जोड़ो यात्रा जारी रहने पर सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी रहा। बीजेपी ने कोरोना के खतरे की बात करके कांग्रेस पर हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए देश हित से बड़ा परिवार हित है। जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हो वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया पहले ही राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर यात्रा रोकने की अपील कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि यात्रा नहीं रुकेगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पहले सरकार घोषित करे कि कोरोना को लेकर क्या नियम बनाए हैं। पहले सरकार को जगाइए, कहिए कि कोरोना की गाइडलाइन जारी तो कर लें, जारी किए बगैर क्या पालन होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से सरकार डर गई है, इसलिए साजिश रची जा रही है। तो सुबह 5 बजे से जो जन समर्थन दिल्ली के लोगों ने दिया, हाँ विवल कर दिया। राहुल की यात्रा पर सियासत के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से सरकार घबरा गई है और भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की साजिश की जा रही है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि कोरोना अलर्ट के बहाने बीजेपी ने उनकी यात्रा हरियाणा में ही रोकने की कोशिश की। कई प्रयास किए गए हैं हमें रोकने का, बदनाम करने का। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना के बहाने कांग्रेस को बदनाम करना चाहती है। उन्होंने तंज कसा कि असली वायरस तो झूठ का वायरस है। अगर उन्हें घृणा, द्वेष, हिंसा के खिलाफ बोलना है, गोडसे के मानने वालों के खिलाफ बोलना है, तो गांधीवादी तो फिर नाम लेगा ना भाजपा का। आश्रम चौक पर करीब 2 घंटे के विश्राम के बाद राहुल गांधी की यात्रा दोपहर 1:30 बजे दोबारा शुरू हुई। इस दौरान राहुल गांधी निजामुद्दीन दरगाह भी पहुंचे, जहां उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर चढ़ाई। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस समर्थकों के बीच मामूली धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा आईटीओ पहुंची, जहां मशहूर फिल्म एक्टर कमल हसन भी यात्रा में शामिल हुए और राहुल के साथ पदयात्रा करते दिखे। कमल हसन आईटीओ से लाल किले तक पदयात्रा में शामिल हुए। राहुल की यात्रा के दौरान दिल्ली में हजारों समर्थकों की भीड़ दिखी। लोगों ने हाथों में तिरंगा, गुब्बारे और बैनर लेकर राहुल का स्वागत किया। कई जगह फूल बरसाकर भी यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ाया गया। छपरा में नकली शराब से मौत के बाद बिहार पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आज बिहार के बांका में विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की। पुलिस टीम ने 25 लाख की शराब जब्त करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में शराब में नशा कम होने का आरोप लगाते हुए दबंग युवकों ने दुकान मालिक की जमकर पिटाई की। मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यूपी के जौनपुर में उधार देने से मना करने पर कुछ दबंगों ने दुकानदार की जमकर पिटाई की। दुकानदार की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के बेगूसराय में हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी की वजह से एक झोपड़ी में भीषण आग लग गई। गनीमत की बात यह रही कि घर में मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने और स्टाफ की कमी की वजह से चीन के अस्पतालों में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। अस्पतालों में रोजाना मरीजों की संख्या उम्मीद से ज्यादा बढ़ रही है। इसलिए डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के लिए संक्रमित मरीजों को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। ये चीन के एक अस्पताल की तस्वीर है, जहां एक मरीज का जमीन पर ही लिटाकर इलाज किया जा रहा है। एक छोटे से कमरे में ही काफी संख्या में मरीज भरे दिख रहे हैं। हर तरफ शोर है और चीख पुकार मची है। अस्पताल मरीजों से भरने की वजह से लोगों को ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा है। कई जगहों पर अस्पताल के बाहर ही इलाज की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक अस्पताल के बाहर खुले आसमान के नीचे लाइन से कोरोना संक्रमित बैठे हैं और सड़क किनारे रस्सी बांधकर लोगों को ड्रिप चढ़ाई जा रही है। ऐसा सिर्फ दिन में ही नहीं हो रहा, मरीजों को रात भी खुले आसमान के नीचे ही गुजारनी पड़ रही है। चीन में कोरोना से मरने वालों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। आलम यह है कि अलग अलग शहरों और प्रांतों में शवदाह गृह के बाहर अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी दिखी। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना संक्रमण से चीन में काफी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। बीजिंग में एक फ्यूनरल होम के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। काली गाड़ियों में अपने शवों को रखकर लोग फ्यूनरल होम और सड़क के किनारे इंतजार करते दिखे। ये लाइन करीब 1 किलोमीटर लंबी थी। बीजिंग के दूसरे फ्यूनरल होम का भी यही हाल दिखा। यहाँ भी शवों वाली गाड़ियों की कई लाइन दिखी। चीन के अलग अलग हिस्सों में फ्यूनरल होम्स की चिमनियों से लगातार धुआं निकलता दिख रहा है।
फ्यूनरल होम्स को भी काम बढ़ने और स्टाफ के संक्रमित होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण की नई लहर से चीन के लोगों में खौफ दिख रहा है। बीजिंग से शंघाई तक लोग घरों से निकलने से डरते दिखे। इस वजह से सड़कों और गलियों में सन्नाटा पसरा दिखा। जिन सड़कों पर शाम में लोगों की भीड़ रहती थी, वहां इक्का दुक्का लोग दिखाई दिए। सबवे से लेकर एयरपोर्ट तक कहीं भी लोगों का नामो निशान नहीं दिख रहा। चीन के लोग शॉपिंग करने के लिए भी नहीं निकल रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स खाली पड़े हैं। दुकानों में सामान पैक कर रखे हैं, लेकिन उसे ग्राहकों तक पहुंचाने वाला कोई नहीं। दुकानों में ऐसे सामानों का अंबार लगा दिख रहा है। कुरियर सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। कोरोना संक्रमण की वजह से चीन के बीजिंग, शंघाई, वुहान, झिंगझू और चिंगडू में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। महामारी की वजह से हालात इस कदर गंभीर हैं कि अस्पतालों में पैर रखने की भी जगह नहीं है। इसलिए चीन के विशेषज्ञ इसी हफ्ते देश में कोरोना का पीक आने का अनुमान जता रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हो सकता है कि चीन में इस हफ्ते एक दिन में 3 करोड़ 70 लाख लोगों के कोरोना से संक्रमित होने के मामले सामने आए हों। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने के शुरुआती 20 दिनों में 24 करोड़ 80 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके पहले जनवरी में एक दिन में 40 लाख कोरोना मरीज मिले थे। हालांकि चीन कोरोना को लेकर जो आंकड़े दे रहा है वो इसके ठीक उलट हैं। चीन की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 23 दिसंबर को 4128 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि शुक्रवार को कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। वहीं गुरुवार को 3761 नए कोरोना मरीज मिले। वहीं मंगलवार को चीन में कोरोना के 3101 केस सामने आए थे, जबकि सोमवार को यहां 2722 संक्रमण के मामले दर्ज हुए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कोरोना की वर्तमान लहर जनवरी के अंत में अधिकांश शहरों में चरम पर होगी। कोरोना की नई लहर के बाद चीन के शंघाई शहर में वैक्सीन लेने वालों की लाइन देखी गई। खासकर संक्रमण से बचने के लिए काफी संख्या में बुजुर्ग बूस्टर डोज लेते देखे गए। हालांकि चीन की कोरोना वैक्सीन सिनोवैक को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरोप लग रहा है कि यह संक्रमण के खिलाफ कारगर नहीं है। आरोप यह भी है कि जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बन पाई और जब ये पॉलिसी हटाई गई तो तेजी से संक्रमण फैला। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के दक्षिण पश्चिम में सिचुआन प्रांत और राजधानी बीजिंग के आधे से अधिक निवासी कोरोना संक्रमित हो गए। अनहुई, हुबेई, शंघाई और हुनान में भी हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। लगातार बदतर हो रहे हालातों के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कल पहली बार कोरोना पर समीक्षा बैठक कर सकते हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए जिनपिंग सरकार की ओर से कोई विशेष गाइडलाइन भी जारी की जा सकती है। चीन सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले में बेहिसाब उछाल ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। इसी वजह से विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक दूसरे मुल्कों की यात्रा कर लौटने वालों और विदेशी यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी गई। इसके लिए देश के तमाम एयरपोर्ट पर खास इंतजाम दिखे, जिसकी एक झलक दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी दिखी, जहां स्वास्थ्य कर्मी कोरोना टेस्ट करने के लिए तैयार नजर आए। विदेशी नागरिकों के लिए एक फॉर्म भरना जरूरी है, जिसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार अनाउंसमेंट होती रही। कोरोना के खतरे को देखते हुए बाहर से आने वाले ज्यादातर यात्री मास्क में नजर आए, यानी सरकार की अपील के बाद कोरोना से बचने के एहतियाती उपाय बरते जाने लगे। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार अब किसी तरह की ढिलाई करने के मूड में नहीं है। चूंकि खतरा देश के बाहर मंडरा रहा है, इसलिए विदेश से आने वालों पर ज्यादा सावधानी से नजर रखने की तैयारी है, जिसका असर एयरपोर्ट पर दिखने लगा जब उनकी थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर जांच तक के इंतजाम नजर आने लगे। सरकार के आदेश के बाद एयरपोर्ट पर काम करने वाले तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर सहित कोरोना की रोकथाम से जुड़े तमाम कायदों का पालन करने की हिदायत है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक एडवाइजरी जारी की, जिसके मुताबिक विदेश से आने वाले यात्रियों को सरकार ट्रैक करेगी और यात्रियों को RT-PCR टेस्ट कराना होगा। हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले 2% यात्रियों का रैंडम टेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए यात्रियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि सैंपल लेने के बाद यात्रियों को रोका नहीं जाएगा। जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण दिखेंगे, उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से डील किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि अगर कोई विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव निकला तो उसे क्वारंटीन किया जाएगा। इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा और कोई पॉजिटिव पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। सरकार के तेवर से साफ है कि इस बार कोरोना से लड़ाई के मोर्चे पर उसे कहीं से
किसी तरह की चूक कबूल नहीं है। इसीलिए विदेशी नागरिकों की कोरोना जांच के कई लेवल दिखने लगे, जिसमें एयरपोर्ट से गुजरते वक्त अगर किसी में कोरोना के लक्षण नहीं दिखे और बाद में उसमें किसी तरह के सिम्टम नजर आए तो उसे पकड़ने की भी तैयारी दिखी। इसके लिए देश भर के कई पर्यटक स्थलों पर कोरोना की जांच के इंतजाम नजर आए, जिसकी एक झलक आगरा के ताजमहल कैंपस के बाहर दिखी। पॉजिटिव निकलता है तो इनको जो है हमारी जो रिपोर्ट होती है वो आसानी उसको पहले संपर्क किया जाता है, फिर उनके जहाँ के होंगे उस स्टेट को भेज दिया जाता है या फिर फॉरनर्स हैं तो भारत सरकार के माध्यम से एजेंसी को चलाया जाता है। बताया गया कि ताजमहल देखने के लिए पहुंचने वाले यात्रियों में चीन के अलावा जापान और दूसरे प्रभावित देशों के नागरिकों पर खास नजर रखी जा रही है। ये हिदायत तमाम एयरपोर्ट और दूसरे पर्यटक स्थलों के प्रबंधन को भी दी गई। चीन में कोरोना महामारी की भयानकता हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को RT-PCR कंपलसरी करेंगे। तमिलनाडु में आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में लोगों ने 4 घंटे में 6,40,000 पौधे लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इन सभी पौधों को नियमित तौर पर पानी देने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में ट्रक और कार की भीषण टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार चारों यात्री कार में ही फंस गए। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने चारों का रेस्क्यू किया और अस्पताल भेजा। अलीगढ़ में एक बार फिर युवक का पिस्टल प्रेम देखने को मिला। आरोपी युवक ने बीच सड़क पर पिस्टल से केक काटा और अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। MP के हरदा में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद SP ने पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। चीन में बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार की अपील भी अब रंग लाने लगी है, जिससे इसे लेकर चिंता कम होने लगी है। केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। तो कई राज्यों में बूस्टर डोज लेने के लिए लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचते दिखे। लखनऊ के अस्पतालों में जिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सन्नाटा रहता था, वहां अब हलचल बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका के बीच अब लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूकता बढ़ने लगी है। इस वक्त हम लोग लखनऊ में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं। लखनऊ के इस सेंटर पर कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने वालों से लेकर बूस्टर डोज लेने वालों की भीड़ बढ़ गई। अभी हमको तो बूस्टर डोज लगेगा, वाइफ को भी कल लगवाएंगे। जाहिर है बूस्टर डोज को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी। कुछ ऐसी तस्वीर एक दिन पहले पटना से भी आई, जहां बूस्टर डोज के लिए वैक्सीनेशन सेंटर में लोग पहुंचते दिखे। हालांकि देश में 200 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन की 2 खुराक ले चुके हैं, लेकिन बूस्टर डोज के लिए जनता में जैसी उदासीनता दिखी, उसके बाद सरकार ने लोगों को इसके लिए आगे आने की अपील की थी। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बनाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। सरकार की चिंता की वजह कुछ आंकड़े हैं। अब भी 60 साल से ज्यादा उम्र के 60% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली है, और अगर 18 साल से 59 साल के लोगों की बात करें तो बूस्टर डोज नहीं लेने वालों की तादाद 78% है। इसी तरह 18 साल के 73% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली। लेकिन सरकार की अपील और चीन सहित कई देशों से आने वाली तस्वीरों ने लोगों को झकझोरा और लोग घरों से निकलने लगे। इसके बाद तो देश के कई हिस्सों की तरह पटना के IGIMS के वैक्सीनेशन सेंटर में भी अचानक गहमा गहमी बढ़ गई। कोई चीज से पैनिकी होते हैं तो वो इसका निराकरण का सोचते हैं, और निराकरण में पहला चीज जो है वो वैक्सीन है, तो वैक्सीन लेना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 75% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है। अभी तक किसी भी राज्य में बूस्टर डोज का कवरेज 50% तक नहीं पहुंचा है। हालांकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में 40% से ज्यादा लोगों ने बूस्टर डोज लगवा ली है। सरकार ने कोरोना को मात देने के लिए जो तैयारी की है, उससे देश का भरोसा बढ़ा है। देश में कोरोना के मरीज भले ही कम हो, लेकिन तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं। केंद्र सरकार के पास वैक्सीन की 81 लाख डोज उपलब्ध है। इनमें कोवैक्सीन की 78 लाख डोज हैं, जो सामान्य वैक्सीनेशन से लेकर बूस्टर डोज में काम आएंगे। 2 दिनों में बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या बढ़ी है
जो 31,000 से बढ़कर अब 39,000 हो गई है। हालांकि ये अब भी कम है। चिंता की बात यह है कि देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के 22 करोड़ 34 लाख लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है। हालांकि 2 दिनों में कोरोना की जांच कराने वाले बढ़े हैं। इस बीच सरकार ने कोरोना के इलाज में काम आने वाली कुछ दवाओं की कीमत में कटौती के संकेत भी दिए हैं और हर राज्य में कोरोना पॉजिटिव केस का जीनोम टेस्ट करवाने के निर्देश भी दिए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी जिलों में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर तत्काल सक्रिय करने के निर्देश दे दिए और अधिकारियों को सभी जिलों में कोरोना के इलाज के लिए अस्पतालों में किए गए इंतजामों को भी परखने को कहा। कई स्तर पर हमारी बड़ी बैठकें हो चुकी हैं और हर जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिलाधिकारी सहित उनकी टीम को सतर्क रहने के लिए कहा है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अलग से वार्ड आरक्षित किए गए हैं। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। चीन में कोरोना बढ़ने के बाद एक तरफ जहां भारत सरकार ने इसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया, तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अलर्ट पर रखा है। सीएम योगी ने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को कोरोना को लेकर अलर्ट रहने को कहा। सीएम शिवराज सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल कराने और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। सीएम ने राज्य के लोगों से बूस्टर डोज लगाने की अपील की। हमने तय किया है बूस्टर डोज अभी तक जिनको नहीं लगा है उनको बूस्टर डोज लगाना प्रारंभ किया जाएगा और पर्याप्त मात्रा में डोज हमको मिल जाए, इसके लिए हमने पहल प्रारंभ की है। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भोपाल के जेपी अस्पताल का निरीक्षण कर कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने आम लोगों से मास्क पहनने की अपील की। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग। राज्य सरकार ने ज्यादा से ज्यादा सैंपल टेस्टिंग कराने के निर्देश भी दिए हैं। चीन में कोरोना की नई लहर को देखते हुए राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सख्ती से जांच की जा रही है। एयरपोर्ट के अराइवल सेक्शन में अतिरिक्त सैंपलिंग काउंटर और बूथ बनाए गए हैं, जहां विदेशों से आने वाले यात्री अपना सैंपल देकर एयरपोर्ट से बाहर निकल पा रहे हैं। एयरपोर्ट पर हर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। हालांकि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन के पहले और उसके बाद के परीक्षण से छूट दी गई है। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइजेशन जरूरी कर दिया गया है। राजस्थान में कोरोना को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब्जी मंडी, स्कूलों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में रैंडम सैंपलिंग करवाई जाएगी। देश में फिर से कोरोना ना फैले, इसके लिए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। खुद कदम उठाने के साथ साथ वो राज्यों को भी संक्रमण के संकट से बचने के लिए निर्देश दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है और उनसे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही ऑक्सीजन संयंत्रों को पूरी तरह से एक्टिव मोड में रखने और उनकी जांच के लिए नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करने के लिए भी कहा है। राज्यों को लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे वेंटिलेटर्स की व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया गया है। राज्यों से कहा गया है कि वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का संचालन और रखरखाव बहुत जरूरी है। कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार अब तक बेहद चौकन्नी नजर आई और सभी राज्यों के साथ बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। भारत में कोरोना मरीजों पर सरकार की नजर है और हर दिन के आंकड़ों को देखते हुए सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तमाम उपायों पर गौर करने लगी। बीते 24 घंटे में आए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 201 नए मरीज सामने आए, जिससे कुल मरीजों की संख्या 3,397 हो गई। यानी बीते 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में 17 की बढ़ोतरी हुई। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। देश में कोरोना इन्फेक्शन की पॉजिटिविटी रेट 0.14% है, यानी इन्फेक्शन रेट में गिरावट हुई है। भारत के लिए अच्छी खबर यह भी है कि देश के 4 राज्यों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है और सभी केंद्र शासित प्रदेश कोरोना से मुक्त हैं। इस बीच कोरोना के खतरे को देखते हुए एम्स ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को कहा गया और अस्पताल में एक जगह 5 से ज्यादा लोगों को जमा नहीं होने देने के निर्देश दिए गए। एम्स ने अपने कर्मचारियों को बुखार होने पर कोरोना टेस्ट करवाने की भी हिदायत दी है।
क्रिसमस से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ बच्चों से मुलाकात की। अमेरिका में भारी बर्फबारी का असर फ्लाइट्स पर पड़ने लगा है। क्रिसमस के मौके पर कई लोग अपने घर जा रहे हैं, लेकिन बर्फबारी के कारण कई फ्लाइट्स डिले हो गई। वहीं कईयों को रद्द कर दिया गया है। जापान में बर्फबारी जानलेवा बन गई है। भारी बर्फबारी के कारण अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 77 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से घर पर रहने की अपील की है। शीतलहर का असर कनाडा में भी दिखने लगा है। टोरंटो में बर्फबारी के बाद विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसके चलते लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। हालातों को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सैन्य हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का जायजा लिया। इस दौरान पुतिन ने हथियारों के आधुनिकीकरण और सुधार पर जोर दिया। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में विवादित स्थल का सर्वे कराया जाएगा। जिला अदालत ने आज हिंदू सेना की याचिका पर अमीन से सर्वे कराने का आदेश दिया और 20 जनवरी तक नक्शे सहित सर्वे रिपोर्ट सौंपने को कहा। सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा की अदालत ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस तामील कराने का आदेश भी दिया। सर्वे का काम 2 जनवरी से शुरू होगा। अमीन महोदय को निर्देशित कर दिया गया है कि मौके पर जाकर सारी चीजों की यथास्थिति जो भी मौके पर लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष रखें, जिससे कि उसमें आगे भविष्य में किसी का कोई निर्माण या किसी चीज की नहीं हो, विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। हिंदू पक्ष ने 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है। अब अदालत ने सर्वे कराने का आदेश दिया है, जिसका विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया है। ऐसा ही आदेश वाराणसी में हुआ था। उसको इंतजामिया कमेटी ने चुनौती दी थी हाई कोर्ट में, चुनौती निरस्त हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में इंतजामिया कमेटी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया था, सर्वे हो गया। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर भी यह सर्वे अब संपन्न हो जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह अब मथुरा में भी विवादित स्थल का सर्वे होगा। हिंदू पक्ष की दलील के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। दरअसल पूरा विवाद मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है, जिसमें करीब 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर है, जबकि 2.37 एकड़ पर शाही ईदगाह मस्जिद है। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में ईदगाह मस्जिद को हटाकर जमीन हिंदू पक्ष को देने की मांग की और दावा किया कि 13.37 एकड़ जमीन पर बने मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई और शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह मंदिर होने के प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। हिंदू पक्ष ने 1968 में जमीन को लेकर हुए समझौते को भी रद्द करने की मांग की। राजस्थान में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से हड़कंप मच गया। आज सुबह 9 बजे जनरल नॉलेज का पेपर होना था, लेकिन परीक्षा शुरू होने से कुछ देर पहले ही उदयपुर पुलिस को पेपर लीक होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस को सूचना मिली थी कि जालौर से उदयपुर आ रही एक बस में कुछ छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं और उनके पास पेपर है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बस को रोककर चेकिंग की तो बस का नजारा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। बस के अंदर बैठे छात्र पेपर को सॉल्व करते देखे और किसी को भनक ना हो इसलिए बस की खिड़कियों को पर्दों से ढक दिया गया था। परिवहन सेवा की एक बस से करीब 44 अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सवार होकर तमाम अभ्यर्थी जो है वो जालौर से उदयपुर की ओर आ रहे थे। पहले तो पुलिस को शक नहीं हुआ, लेकिन जब पुलिस ने छात्रों के पेपर को ओरिजिनल पेपर से चेक कराया तो ज्यादातर सवाल मैच हो गए। छात्रों के पास वही कंटेंट मिला जो आज पेपर में आना था, जिसके बाद पुलिस ने बस में सवार सभी 44 छात्रों को हिरासत में ले लिया। इस बस को यहाँ पर पकड़ा था। खुद एसपी विकास शर्मा सहित तमाम आला अधिकारी यहाँ पर इन अभ्यर्थियों से पूछताछ कर रहे हैं। और घटना के बाद पुलिस ने तुरंत इसकी जानकारी राजस्थान लोक सेवा आयोग को दी, जिसके बाद प्रदेश में हर जगह परीक्षा को रद्द कर दिया गया और छात्रों को परीक्षा केंद्र से बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि अलवर जिले के एक परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू हो गई थी, छात्रों को पेपर और ओएमआर सीट का भी वितरण कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही पेपर लीक होने की सूचना आई, छात्रों से कॉपी पेपर वापस ले लिए गए और उन्हें परीक्षा केंद्रों से बाहर कर दिया गया, जिससे छात्रों में गुस्सा भी देखने को मिला।
हमने पेपर को क्लियर भी कर दिया था, फाड़ भी दिया था, उसके बाद में हमसे पेपर वापस लिए गए। पेपर रद्द होने से गुस्साए कुछ छात्र जमीन पर लेट गए और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। भ्रष्टाचार कभी कहीं ना कहीं तो इसमें क्योंकि छात्र कड़कड़ाती ठंड में दूर दराज से सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर देने पहुंचे थे, इसलिए जैसे ही पेपर रद्द होने की जानकारी छात्रों को मिली वो भड़क गए और हंगामा करने लगे, जिसकी एक तस्वीर अजमेर जिले में देखने को मिली। यहां पेपर रद्द होने से गुस्साए छात्रों ने सड़क जाम कर दी और जोरदार हंगामा किया। पेपर रद्द होने से यहां छात्र उग्र हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे हालात को संभाला। यहां पुलिस के अधिकारी छात्रों को समझाते दिखे, लेकिन परीक्षा देने पहुंचे छात्र पुलिस से ही भिड़ गए, जिससे कई बार टकराव की स्थिति बन गई। छात्रों ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। हम तैयारी करते हैं, बेरोजगार है और कोचिंग करते हैं, कोचिंगों की फीस लगाते हैं, नागौर जिले से यहाँ सेंटर पे एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, फिर भी एग्जाम सेंटर पे बैठने के बाद में पेपर देख करके पेपर वापस लिए जाते हैं और ये बाहर आके ये सूचना मिलती है कि पेपर आउट हो गया। उधर पेपर लीक होने की घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और पेपर सॉल्व करवाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कई खुलासे भी किए। पुलिस ने बताया कि गिरोह का मास्टरमाइंड पेशे से एक सरकारी शिक्षक है, जिसका नाम सुरेश बिश्नोई है और उसी ने हर एक छात्र से 10-10 लाख रुपए लेकर पेपर लीक किया है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में फिगर 10 लाख का है, ये कम या ज्यादा भी हो सकता है। पुलिस ने आरोपियों के पास से पेपर समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं और पुलिस को शक है कि गिरोह में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे भी कैंडिडेट्स हमारे पास 2 या 3 सामने आए और इन्वेस्टिगेशन इस बारे में चल रही है और भी लोग इसमें बढ़ सकते हैं। सॉल्वर गिरोह के ये लोग उसी बस से पकड़े गए हैं जिसे सुबह पुलिस ने उदयपुर में रोका था और अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। वहीं पेपर रद्द होने से छात्रों को होने वाली परेशानी के लिए सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया। साथ ही उन छात्रों को भी चेतावनी दी जो नकल को जरिया बनाकर सफल होना चाहते हैं। और सीएम अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि ऐसे छात्रों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा जो नकल के भरोसे बैठे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानी महसूस कर सकता हूं, परंतु अनुचित तरीके से परीक्षा पास करने के मंसूबे पाल कर आए लोगों का चयन नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान में सिर्फ मेहनती युवाओं को ही उनका हक मिलेगा। मेरी अपील है कि किसी के बहकावे में आने की बजाय आप अपनी तैयारी करें। सीएम अशोक गहलोत ने छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को भी चेतावनी दी और कड़ी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्य से देश भर में पेपर लीक करने वाले गैंग पनप गए हैं, जिससे कई राज्यों में यहां तक कि जुडिशरी एवं मिलिट्री तक में पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं। पर राजस्थान में सख्त कार्रवाई कर बेईमानों को जेल में बंद किया गया है। राजस्थान में पेपर लीक कांड सामने आया तो सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी ने पर्चा लीक मामले पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया और बीजेपी ने गहलोत सरकार पर किसानों और युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आरोप लगाया कि सॉल्वर गैंग को राजनीतिक संरक्षण हासिल है। पर्चा तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है और मुझे लगता है कि सरकार वीक, पर्चा लीक और 2023 में नौजवान करेगा इस सरकार की अक्ल ठीक। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी गहलोत सरकार को आड़े हाथ लिया और तंज भरे लहजों में सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार की नाकामी से छात्र खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार का नाम तो गिनीज बुक के अंदर आना चाहिए। ये सरकार इतने रिकॉर्ड बना चुकी है कि शायद ही कोई सरकार इनके रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। आज राजस्थान के अंदर एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो परीक्षा ईमानदारी के साथ पूरी कराई हो। लेकिन इस सियासत के बीच छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर भी सामने आई। आज रद्द होने वाली सामान्य ज्ञान परीक्षा को छोड़कर बाकी सभी परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। और आज पहली पाली की परीक्षा रद्द होने के बाद दूसरी पाली में विज्ञान विषय की परीक्षा हुई जो समयानुसार हुई। परीक्षा केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की गई। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की शेष बची परीक्षाएं भी निर्धारित समय पर होंगी। रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को 26 दिसंबर को संस्कृत विषय की परीक्षा होगी। ये परीक्षा सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक चलेगी। 26 दिसंबर को ही दूसरी पाली में गणित की परीक्षा होगी। गणित की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक होगी। इसी तरह 27 दिसंबर को पंजाबी विषय की परीक्षा होगी। क्योंकि दांव पर 13 लाख छात्रों का भविष्य है, इसलिए राजस्थान लोक सेवा आयोग कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता।
और तय समय पर ही परीक्षाएं कराने का लक्ष्य है। ऑस्कर अवार्ड्स की नॉमिनेशन लिस्ट इस बार भारत के लिए तिहरी उम्मीद लेकर आई है। इस बार भारत की एक नहीं बल्कि 3 फिल्मों ने ऑस्कर के लिए दावेदारी पेश की है। गुजराती फिल्म द छेल्लो शो और RRR के अलावा अब सुपरहिट फिल्म कांतारा को भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई गुजराती फिल्म द छेल्लो शो में 9 साल के एक बच्चे की कहानी है। फिल्म द छेल्लो शो को ऑस्कर में इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। अकादमी पुरस्कारों की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक फिल्म द छेल्लो शो का मुकाबला दुनिया की 14 अन्य फिल्मों से होगा, जिसमें अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, बेल्जियम और मोरक्को की फिल्में शामिल हैं। वहीं देश दुनिया में धूम मचाने वाली फिल्म RRR भी ऑस्कर की रेस में है। SS राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाचो नाचो को ऑस्कर अवार्ड की बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके साथ साथ दक्षिण भारत की फिल्म कांतारा को भी अब ऑस्कर 2023 के नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है। फिल्म कांतारा में हिंदू मान्यताओं को दिखाया गया है और फिल्म की कहानी बेहद ही रोचक है। ऑस्कर अवार्ड के लिए फाइनल नॉमिनेशन की घोषणा 24 जनवरी को की जाएगी। इससे पहले 12 से 17 जनवरी तक वोटिंग होगी। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में ऑस्कर अवार्ड का आयोजन होगा। उम्मीद है कि हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में भारत की ये फिल्में धूम मचा देंगी और देश को ऑस्कर वाली गुड न्यूज लाकर देंगी। चीन से जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। देहरादून के एक समारोह में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि पहले भारत की बातों को गंभीरता से नहीं सुना जाता था, लेकिन आज जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। लुधियाना में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 5वीं क्लास का एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। ये पूरी घटना पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। यूपी के चंदौली में डीजल से भरे टैंकर में आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक आग लगने के बाद ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। MP के सिवनी में रेत ले जा रहा एक ओवरलोडेड ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया। रिवर्स करने के दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस बीच ट्रैक्टर के ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। अमेरिका के कई इलाकों में सड़कों से लेकर मैदान तक, बाजार से लेकर एयरपोर्ट तक बर्फ ही बर्फ बिछी दिख रही है। पूरा अमेरिका फिलहाल बर्फीले तूफान की चपेट में है, जिस वजह से अमेरिकी शहर मोंटाना में तापमान गिरकर -45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अमेरिका से लेकर कनाडा के क्यूबेक तक साइक्लोन बॉम ने 3200 किलोमीटर के इलाके में अपना तांडव मचाया हुआ है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछने के बाद ट्रैफिक पर असर दिख रहा है। पेड़, गाड़ियां, घरों की छतें सब बर्फ से ढकी हुई दिखी। शिकागो में एक ट्रेन बर्फ से ढकी दिखी तो नदियों से भी भाप निकलती नजर आई। 2/3 अमेरिकी आबादी फिलहाल साइक्लोन बॉम का कहर झेल रही है। तेज हवाओं से तेज ठंड बढ़ गई है। मध्य राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। डेस मोइनस, आयोवा जैसी जगहों पर तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अमेरिका के बोस्टन में लोगान हवाई अड्डे पर सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई दिखी। ऐसी तस्वीर अमेरिका के कई एयरपोर्ट्स पर देखने को मिली है, जिस वजह से विमानों के संचालन पर असर पड़ा। भारी बर्फबारी के बाद शुक्रवार को 5700 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि 10,000 से अधिक उड़ानों के समय को बदला गया। हवाई पट्टी पर बर्फ की वजह से विमानों को उड़ाने में दिक्कत हो रही है। बर्फीले तूफान में भी फ्लाइट्स उड़ाना खतरे से खाली नहीं। लोगों का कहना है कि बर्फबारी ने उनकी क्रिसमस की छुट्टियां खराब कर दी। बर्फीले तूफान की वजह से पूरे अमेरिका में 15 लाख लोग ब्लैकआउट का सामना कर रहे हैं। लोगों के घरों, दुकानों और फैक्ट्रियों में बिजली की सप्लाई ठप है। अमेरिका की 60% जनसंख्या इस बर्फीले तूफान की चपेट में है। अब तक चक्रवाती तूफान की वजह से अमेरिका में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जापान भी बर्फबारी की मार झेल रहा है। नगोया शहर में सड़क से लेकर घर तक सभी बर्फ से ढके दिखे। बर्फीले तूफान की वजह से लोग घरों से नहीं निकल पा रहे, लेकिन लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो रहा है। वजह है कड़कड़ाती ठंड। लोगों की मुश्किलें बिजली सप्लाई में कटौती ने भी बढ़ा दी। शहर के कई हिस्सों में बिजली सप्लाई कट चुकी है। करीब 6000 से ज्यादा घरों में बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। पूरा नगोया शहर बर्फ से ढका हुआ है। सड़क से लेकर पेड़ तक सब पर बर्फ जमी है। बर्फ की वजह से सड़कों पर कई गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। बर्फबारी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी असर पड़ा है। कई फ्लाइट्स और ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। हालात इतने बदतर हैं कि कड़ाके की ठंड की वजह से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
अब तक दिल्ली में भले ही कड़ाके की ठंड न पड़ी हो, लेकिन अब दिल्ली जबरदस्त सर्दी की चपेट में आने वाली है। सर्दी के मौसम को पसंद करने वालों के लिए मौसम विभाग ने एक अच्छी खबर दी है, जिसके मुताबिक क्रिसमस से राजधानी में शीतलहर के आसार बन सकते हैं। मौसम विभाग ने 25 और 26 दिसंबर को राजधानी में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। दोनों दिन न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और अधिकतम तापमान महज 19 डिग्री तक रह सकता है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान महज 5.3 डिग्री दर्ज हुआ, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। दिल्ली के आसपास के इलाके 4 दिनों तक शीतलहर की चपेट में रह सकते हैं। यहां तक कि कुछ इलाकों में देर रात और सुबह को विजिबिलिटी 0 तक भी पहुंच सकती है। कहते हैं किसी भी काम में शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, और अगला वीडियो इसी का सबूत है। पहाड़ों के बीच ये रास्ता शॉर्टकट तो जरूर है, लेकिन बेहद खतरनाक शॉर्टकट है। जानकारी के मुताबिक ये महाराष्ट्र के माथेरान और पनवेल के बीच स्थित कलावंती दुर्ग किला है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को मलेशिया के एक रेस्तरां का बताया जा रहा है। यहाँ लोगों के लिए नदी के बीचों बीच बैठने का इंतजाम किया गया है और लोग वहीं बैठकर खाने का मजा ले सकते हैं। माउंटेन बाइक को चलाना हर किसी के बस की बात नहीं, और उस पर स्टंट दिखाना तो और भी मुश्किल है। लेकिन इस शख्स ने पथरीले रास्ते पर फुल स्पीड में बाइक चलाई और हैरतअंगेज स्टंट दिखाया। क्रिसमस के करीब आते ही लोगों का जोश हाई हो जाता है, और शायद लोगों को देखकर सेंटा क्लॉज में भी जोश भर गया है। लाल और सफेद रंग का सेंटा सूट पहनकर इस महिला ने गजब की फुर्ती दिखाई।